हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें आज का जो सेट है, सेट नंबर 18 है। इसके पहले हमने 17 सेट करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और 17 के 17 आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज के सेशन का जो मेरा पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि 143 गुणे 141 गुणे 133 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान देना, ये करना क्या है आपको। कॉपी पेन लेके बैठेगा, आपको हम कंसेप्ट बताते चलेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि आप पढ़ते किसी एक वक्त के बाद चीजें भूल जाती हैं, तो इसलिए लिखी जरूर होनी चाहिए कि जब आप भूलें तो आप पलट के देख लें। तो अब इस क्लास से यही फायदा आपको होगा, ठीक है ना। मैं कहता हूं आपको कम भी आता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा ही नहीं, फिर भी हम आपको, अगर आप 4-5 क्लासेस देखेंगे, आप देखिएगा एक एक कंसेप्ट मैं आपको रटा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक एक कंसेप्ट आपको हम रटा देंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, ठीक है ना। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 143 गुणे 141 गुणे 133 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे क्या कहेंगे कि 143, 141, 133 को 6 से विभाजित करने पर, आप ये जानते हैं, मैं देखो मेरी बात ध्यान सुनो, 43, 41 और 33 इन गुणा करूंगा तो एक संख्या आएगी। मैं कहता हूं कि किसी भी संख्या को किसी फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाए तो शेषफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि 143 है गुणे 141 है गुणे 133 है, ठीक है ना। मैं 6 से डिवाइड करता हूं इसको, ठीक। तो 6 दूनी 12, 2 14 23, 6 चौको 24, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक। रिमाइंडर माइनस का 1, 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 3 21, कितना बचेगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे सब क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो -3 आएगा। -3 होता नहीं है कुछ रिमाइंडर, तो -3 यहाँ लाइन घटा देंगे, इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 12, 22 और 28 से विभाजित करने पर 7, 17 और 23 शेषफल छोड़ती है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं दो तरीके से सवाल करूंगा, एक तो डायरेक्ट कर दूंगा ऑप्शन से, और एक बाय रूल, दोनों सिखाऊंगा, ठीक है ना। यहां पे कह रहा है कि कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या है, कैसी, छोटी छोटी संख्या है जिसे 12, 22 और 28 से विभाजित करने पर 7, 17 और 23 शेषफल छोड़ती है। तो मैं कहता हूं कि अगर इससे फोकस करूंगा मैं इस पे, कि अगर 22 से भाग करूंगा उस संख्या को, 17 शेषफल आता है। तो मैं कहता हूं कि 17 अगर घटा दूं, क्या करूं, अगर मैं 17 घटा दूं यहां पे, अगर मैं 17 यहां से घटा दूं, तो वो नंबर 22 से कटेगा। 22 से कटेगा मतलब 11 से भी कटेगा। तो 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 6, और 7 में से 1 गया, क्या हो गया, 6, और यहाँ पे क्या हो, 14 66, 6 1 7, 6 4 10, ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। तो 11 से नहीं कटेगा तो 22 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएंगे। अब अच्छा चलो ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है क्या, छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछा है ना। तो 17 घटाएंगे तो 8 में 7 गया 1। अब चूंकि 22 से कटेगा तो नंबर 11 और 2 से दोनों कट चाहिए, लास्ट में 1 आया है तो ये नंबर 2 से कटेगा ही नहीं, तो 22 से भी नहीं कटेगा। अगर कोई संख्या, मेरी बात ध्यान से, कोई संख्या अगर 22 से कट रही है तो वो संख्या 11 और 2 दोनों से बनेगी। 11 और 2 से कटेगी तो इसका मतलब उस संख्या का जो इकाई अंक होगा, संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, वो या तो संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा, या क्या होगा, एक सम संख्या होगी, या 0 होगा एक सम संख्या होगी। लेकिन जो संख्या घटाया 17 तो इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब वो नंबर 2 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन बन नहीं सकता, ठीक है ना। 13 में से 7 गया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बचेगा क्या, 3 में से 1 गया तो क्या हो गया, 2, 18 और 26, तो हम कहेंगे कि 2 1 3 और 8 6 14, 14 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो 11 आएगा, ये नंबर 11 से कट जाएगा, 11 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो मैं कह सकता हूं कि यही हमारा वो सबसे छोटी छोटी संख्या है जो हमारा आंसर बनेगा। आपने कहा सर इसको मैं चेक करके दिखाओ, तो जब इसको चेक करूंगा बेटा तो ये कहूंगा कि 14 में से 7 गया तो क्या आएगा, 7, क्योंकि 7 आएगा तो आप ये जानते हैं कि एक विषम संख्या आ जाएगी जो 22, मतलब 22 में 2 और 11 दोनों से कटना चाहिए, 2 से नहीं कटेगी तो ऑप्शन नहीं बन सकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। ये तो हो गया डायरेक्ट ऑप्शन से। अगर आप बनाना चाहते हैं कि कैसे हम तरीके से बना जाए कंसेप्ट से, तो 12 22 28, पर इतना टाइम आपके पास रहता नहीं है। 7 17 और 23 आप घटाइए, इन देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप देखिए इस सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। जब कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 12
22 और 28 है ना, इंटू के माइनस क्या करेंगे m, कॉमन डिफरेंस, और माइनस m का मतलब है कितना 5, माइनस m का मतलब क्या है 5। और आप जानते हैं कि 12 को हम क्या लिखेंगे 3 गुणे 4 लिखेंगे, 22 को 11 गुणे 2 लिखेंगे, 28 को 7 गुणे 4 लिखेंगे। तो मैं कहूँगा 11 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, फिर 3 होगा और 7 होगा, 4 × 12 से 84। तो मैं कहूँगा कि 84 गुणे 11 और ये के है माइनस का 5, ठीक है ना, ये संख्या का एलसीएम आ जाएगा। क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा, 11 चौक 44 के 4, 11 88 4 92 924 के आ जाएगा माइनस का 5। और आपको पता है के की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे आपका 924 ही आएगा, 2 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1848। 1848 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1843 आ जाएगा। अगर कुछ नहीं कर पाते तो आप ऐसे ही कर लीजिए, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये तो हो गया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन से डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 8 की पावर 3 गुणे 8 का स्क्वायर गुणे 8 पावर -5 का मूल्यांकन होता है, मतलब इसका मान आपसे पूछा है। आप ये जानते हैं कि सबके बेस क्या है, समान है, तो मैं क्या लिखूंगा 8 की पावर 5 इंटू 8 की पावर -5। और आप जानते हैं कि अगर दोनों के आधार समान है तो घाते जुड़ या घट जाती है, तो 5 - 5 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का कि 8 की पावर 0 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा 1 आएगा। देखिए हम ये मान के आपको पढ़ाते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। करा यदि x अपन y इज इक्वल टू 6/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस समथिंग ऐसे दे रखा है। तो मुझे इतना पता है कि 3 3 9 4 चौक 16 16 9 4 चौक 16 9 9 7 16। मतलब कहने का ये हो गया बेटा कि जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे जगह लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये x/y लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर 6 है, 10 14 18 22 26 30 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगी, बहुत ही फिक्स पैटर्न का सवाल है, बहुत आसानी लग जाता है। तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, 2 कॉमन ले लूंगा ऊपर से, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे ऊपर मिल जाएगा, मतलब ऊपर क्या 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 3/1 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 7/3 का स्क्वायर प्लस इंटू 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 30 तक है। तो आप पूरा मत लिखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 15/7 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। और आप जानते हैं क्या कि अगर मैं 2 को बाहर लिया है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/1 का स्क्वायर, मतलब 1 - 1/4 लिख दूं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या 4 - 1 3/4 होगा, ठीक है, प्लस इसको क्या लिखूंगा 1/4 - 1/9, 9 और 5 का डिफरेंस 4 आ जाएगा। ऐसे में लिखते चला जाऊंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस का 1 कितना हो जाएगा 749 माइनस 1/64। और ये पता है ना कि ये ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा, ये फिक्स पैटर्न के सवाल होते हैं। तो लास्ट में बचेगा क्या, तो आपने ये देखा कि बचा क्या, तो 2 तो बाहर था ही, ठीक है ना, और बचा क्या 1 - 1/64 बच गया, ठीक है। तो हम 2 जब बाहर लिए हैं तो 64 में से 1 गया तो क्या हो गया 63 हो गया, और 63 बटे क्या कहेंगे 64, और 2 32 64, 2 32 64। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो x/y आया है, देखो x/y जो आया है वो 63 क्या है 32 है। हमसे पूछा गया है तो x और y एक दूसरे के अभाग संख्याएं हैं, तब अभाज्य संख्याएं हैं, इसने ये कहा है। तो x - y का मान क्या होगा ये बताना है। तो x - y जो होगा 3 में से 2 गया तो क्या आएगा, इनका अंतर लेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 में से 3 गया तो क्या होगा 6 में से 3 गया तो 3 होगा, तो 31 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। निम्नलिखित का हल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो 536 + 268 का होल स्क्वायर माइनस 536 - 268 का होल स्क्वायर अपान 536 × 268। इसका मतलब आप ये कह दीजिए ये ए है ये बी है, तो a + b का होल स्क्वायर, ये a है a - b का होल स्क्वायर, डिफरेंस ले लिया गया अपान ab कर दिया गया, तो इसका आंसर 4 आता है। ये फिक्स पैटर्न का सवाल है। कैसे, आप इसको सवाल करना ही नहीं है, इधर देखिए कैसे करेंगे। जैसे लिखा गया है कंसेप्ट समझिए, अगर मैंने a + b
का होल स्क्वायर अगर मैंने लिखा तो यहाँ क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहीं पे बात करें a माइनस बी के होल स्क्वायर की तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये सारा कैंसिल होगा। मतलब कहने का है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab आ गया। 4ab आ गया। अगर इसी को मैं ab से डिवाइड कर दूं, वही तो हुआ है, अगर मैं ab से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। सेम चीज़ किया गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सवालों की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप रट लीजिए। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लिखता हूँ, एक तो ये लिखता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4ab आता है। एक पहला तो ये हो गया। दूसरा हम क्या सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सवाल करना नहीं होता, देखते ही बन जाता है, पर पहले से करने की जरूरत होती है। ठीक है ना बात। किराए x और y के पास एक साथ मिलकर 4800 है। मतलब कितने रुपए हैं, 4800। यदि x की राशि का 1/3 y की राशि के 5/9 के बराबर है तो x के पास कितनी राशि है, ये बात ध्यान समझिए। बहुत बढ़िया सवाल है। तो x और y के पास कुल मिलाकर 4800 रुपए है। ठीक, कैसे बांटा है उन्होंने, जो x की राशि का 1/3, मैं कहता हूँ x के पास सिर्फ x राशि है। ठीक है ना, x के पास x राशि है, उसका 1/3, और y के पास y राशि है, उसका 5/9 क्या है, बराबर है। तो मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, 3 त्रिक का 9 कर दिया। तो मैं कहूंगा कि x अपान जो y है ना बेटा, वो कितना हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। मतलब कि x के पास 5 यूनिट है तो y के पास 3 यूनिट है। तो पूछ रहा है तो x के पास कितनी राशि, 5 का मल्टीपल होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 5 3 8, तो 8 में से x के पास कितनी है, 5 है, और टोटल कितना है, 4800। कितना है, 4800। तो ये क्या आ जाएगा, x के पास आ जाएगा, तो 8 6 48, 600, और 6 पंचे कितना आ जाएगा, 3000। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आप कहेंगे यस सर, एक ढेले की प्रॉब्लम नहीं है। करा एक जॉगर पहले दिन 30 मिनट में 6 किलोमीटर और दूसरे दिन 1 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। इसकी 2 दिनों की औसत दौड़ क्या होगी, ये समझिए कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, पहले 6 किलोमीटर जाता है 30 मिनट में, फिर 15 जाता है। तो कुल दूरी, औसत जो चाल है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो औसत चाल को हम लोग कहते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, 15 से 21। अरे भाई 6 पहले चला, बाद में 15 चला, टोटल टाइम कितना लगा, तो आप कहेंगे कि 1.5 घंटे उधर और आधे घंटे इधर, मतलब 2 घंटे लग गए। ठीक है ना। तो 15 6 21, 21 का आधा कितना होता है, 10.5, कितना हो जाएगा, 10.5 किलोमीटर पर आवर होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10.5 किलोमीटर पर आवर। यदि 80 का y% 40 है, y का x% 50 है, तो y से x कितना परसेंट अधिक है। तो दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग लिख लेंगे। 80 का y%, तो हम क्या कहेंगे कि 80 का जो y% है ना, 40 है। कितना है वो, 40 है। तो 40 दूना 80 और 2 50 100। तो यहीं पे मैं कह दूंगा कि y की वैल्यू कितना है, 50 है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि 80 का x% बराबर किसके है, 50 के। ये इससे कट जाएगा, या ऐसा ना कट करे तो देखो, मैं कहूँगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 250। एक्स कितना हो गया कि 55 25, 250 बटे 4, 250 बटे 4 होगा। ठीक है ना। पूछा है कि x y से x कितना अधिक है, y से x कितना अधिक है। तो आप ये देखिए कि इसको इसका हर बराबर कर लीजिए। तो मैं लिखूंगा 4, और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइंग हो तो मैं कह सकता हूँ कि y जो है ना, वो 200/4 है, 200/4 है। आप इसको देखेंगे जब अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 250/4 माइनस 200/4। तो 50/4 ज्यादा है, मतलब किससे, y से। तो y कितना है, 200/4 से कितना ज्यादा है, 50/4 ज्यादा है। और आपसे पूछा आंसर जो आया परसेंट में है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कटेगा, और 100 दुनाई 2 कटेगा, और 2 25 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है, जैसा उसने कहा मैंने एज इट इज कर दिया है। कह रहा है एक नारियल का पेड़ 3 वर्ष पहले लगाया गया, इसकी ऊंचाई प्रत्येक वर्ष 10% की दर से बढ़ती है। तो वर्तमान में पेड़ की ऊंचाई 958.32 सेंटीमीटर है। जब पेड़ लगाया गया था तब इसकी ऊंचाई कितनी थी? जब पेड़ लगाया गया था तो आप मेरी बात ध्यान समझिए कि एक नारियल का पेड़ 3 वर्ष पहले लगाया गया था। कब? 3 वर्ष पहले। 10% की वृद्धि हो रही है, तो मैं कहता हूं कि 10% को आप क्या लिखेंगे, तो आप यही कहेंगे, मतलब कहने का है कि एक संख्या जिसमें 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो आप वही लगा दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो 1/10, इसका मतलब है पहले 10 थी, फिर 11 हो गई, फिर 10 थी, फिर 11 हो गई, फिर से 10 हुई और 11 हो गई, तो हम कहेंगे कि 1000 से कितना हो गई? 1331 हो गई। ठीक है ना। तो जब पेड़ लगाया, कह रहा कि यदि वर्तमान पेड़ की ऊंचाई इतना है, मतलब कहने के 1331 की वैल्यू, देखिए 1331 की वैल्यू 958.32 है। ठीक है ना। तो 1000 की वैल्यू तब पेड़ लगाया गया तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी थी? ठीक है। तो 1000 की वैल्यू जब लगाया गया था तब की पूछा है आपसे। आपको ये पता है कि इस पॉइंट से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, तो मुझे इतना पता चल गया कि आंसर वही होगा जहाँ लास्ट में 1 जीरो आएगा, सब में है। ठीक है ना। 11 से कटेगा क्या? 9 8 17 2 19 5 3 8 कटेगा 11 से, तो 11 121 हो जाएगा। 11 8 88 2 5 2 7 क्या 77, 11 से 88 2 90 7 77 1 78 11 कम 11 11 दूना 22। ठीक है ना। फिर 11 से कटेगा 8 1 9 7 दोनों, यस 11 से कटेगा 121। चलो 11 से 11 करें हम 121, तो 11 7 77 3 7 3 10 101 11 9 99 11 दूना 22, फिर से 11 कटेगा तो 11 से 77 2 11 दूना 22, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा? 720। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब है कि पहले पेड़ 720 सेंटीमीटर क्या था? ऊंचा था। 10% की लगातार वृद्धि के बाद वह 958.32 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। कह रहा है कि 48,900 के बिल पर 18% की छूट और 12% की और 6% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना होगा? तो एक छूट 18% दिया, फिर वो सोचा कि अगर 2 छूट दे दूं ऐसे में 12 और 6, तो आप ये जानते हैं कि -12 -6 माइनस प्लस 12 गुणे 6 बटे 100 लिखूंगा। ठीक है ना। तो ये -18 हो जाएगा और 12 से 72 प्लस 0.72 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अंतर कितना आएगा? अंतर ही हमसे पूछा है, तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो 12 से 18 माइनस का और 12 से 72 0.72, इसका मतलब हो जाएगा 17, वो भी माइनस का 17 कितना हो जाएगा? 28, 17.28। ठीक है ना। 72 8 80 200। ठीक है बात। इसका मतलब ये हो गया कि पहले 18 था, अभी 17.28% की छूट दे रहा है, तो अंतर कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 0.72% का अंतर आया, 0.72% का अंतर आया, यही आपसे पूछा है। कितना? 0.72% का अंतर आया है। कितने? 48,900 का, 48,900 का। ठीक है ना। आप ये देखिए कि 72 है, इस पॉइंट से मैं कहता हूं कि या तो ये परसेंट उड़ जाए, सॉरी ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये दोनों जीरो कट जाएंगे। ठीक है ना। अगर इसका 72% आप निकालते हो 489 का, तो 489 से कम ही होगा, और मैं कहूँगा 9 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा? 9 का मल्टीपल आएगा। 9 8 17 3 20 21। तो आप देखिए 9 का मल्टीपल इसमें कौन सा है? 5 3 8, ये नहीं है। ठीक है ना। और जो भी आएगा वो पॉइंट में भी आएगा। 5 3 8 1 9 और 5 3 8 2 10, ये भी नहीं है। और 5 3 8 2 10 8 18, ये है। मतलब या तो ऑप्शन ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन ऑप्शन कैसा आएगा? पॉइंट में आएगा, तो सो ऑप्शन यही बनेगा। ठीक है ना। वैसे भी यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 2 9 18 के, मतलब 18 के 8। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं होती बेटा। आप देखिए कैसे, जब ये 489 था ना, और मुझे पता चल गया था कि 72 बटे जब मैं 100 करूंगा, इसको मैं 72 बटे 100 करूंगा, तो इसको पॉइंट लगा दूंगा और इस 100 को मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा। मैंने 100 हटा दिया, तो मुझे ये पता चल गया कि आंसर अब पॉइंट में आना है, और जो भी आंसर आएगा 9 दूनी 18 के 8 आएगा यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने पूरा नहीं किया। ठीक है। आगे चलते हैं कि ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन राशि का निवेश करके साझेदारी में कारोबार शुरू किया। सी 6 महीने बाद बी के बराबर राशि का निवेश करके उनका साझेदार बन गया। तब ए बी और सी के बीच किस अनुपात में वर्ष के लाभ में वितरण जाएगा? मतलब कैसे बटेगा क्या लाभ? तो आप ये समझिए कि ए बी सी
तीन लोग हैं, कौन, ए बी सी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 3:5 के अनुपात में निवेश किया। फिर आगे कह रहा है कि सी 6 महीने बाद शुरू आया, कितना, बी के बराबर, तो ये भी 5 लेकर आया लेकिन 6 महीने के लिए, और लास्ट में 12 महीने पे क्या हुआ, हिसाब हो गया टोटल। तो इन्वेस्टमेंट टू टाइम कर दिया, इन्वेस्टमेंट टू टाइम किया तो ये प्रॉफिट का अनुपात आ गया। क्या आया, ये प्रॉफिट का अनुपात आ गया, ठीक है। 6 से कट करेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 कट जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जो उनका लाभ का अनुपात है बेटा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2/3 6, और ये कितना 10, और ये क्या आ गया 5। तो इनके लाभ का अनुपात 6, 10, 5 आया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमें लाभ कब प्राप्त होता है, तो जितना पैसा कोई इन्वेस्ट कर रहा है और कितने टाइम के लिए कर रहा है, दोनों को प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। 3:5 के अनुपात में किया था, कह रहा है कि 6 महीने बाद सी बी के बराबर आता है, तो सी 5 लगाया था तो भी 5 यूनिट लगाया। तो ये 6 महीने काम किया और ये दोनों 12 महीने काम किए, तो अनुपात जो आ गया 6, 10, 5 का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो कह रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 10, ये 20 और ये क्या है, ये 40 है। 10, 20, 40, ठीक है। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा। तो 10 चौक 40 कितना होगा बेटा, 10 चौक 40, 20 दूना 40, 40 एकम 40। कह रहा है यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब कहने का है कि ए को प्रत्येक तीसरे दिन, ए रोज काम नहीं करता है, ये तीसरे दिन आता है, बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए, ठीक है ना, तो कार्य कितने दिन में पूरा समाप्त। मतलब कहने का है कि ए तो रोज काम कर रहा है, ए रोज काम कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करने आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि काम शुरू हुआ तो पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन ए काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन इस ए की मदद करने बी और सी दोनों आ जाएंगे। तो ए पहले दिन में 4 काम करेगा, उसकी क्षमता 4 है, और 4, 2, 6, 7। तीसरे दिन जो होगा 7 काम। मतलब कहने का है 7, 4, 11, 4, 13, है ना, 7, 4, 11, 11, 4, 15, सॉरी 11, 4, 15। मतलब कि 3 दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। 3 दिन में 15 काम करते हैं, ठीक है ना। काम कितना करना है कह रहा है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 15 दुनाई 30, है ना। अगर मैं यहीं पे कहूँ कि 15 दुनाई 30, ध्यान समझना, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, मेरी बात बताइए। तो आप कहेंगे सर 6 दिन में 30 काम हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा, लेकिन अभी बचा कितना काम है, 10 काम, 10 काम बचा है। 30 काम हो गया 6 दिन में, ठीक है ना, 30 काम हो गया। तो अब मेरी बात है 7वें दिन जो होगा वो कौन आएगा, तो आप कहेंगे ए आएगा, ए आएगा। और 8वें दिन कौन आएगा, उस दिन भी ए आएगा। तो ये दोनों 4, 4 काम कर देंगे तो 8 काम हो जाएगा। इसका मतलब है कि 9वें दिन जो होगा वो कौन आएगा, तो इसका मतलब पूरे दिन नहीं काम होगा, पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन 8 सही 2/7 आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, इसका मतलब है कि 9वें दिन जो होगा वो 2 काम है, तो दोनों सब लोग मिलकर तीनों लोग आ जाएंगे उस दिन। कौन कौन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए की सहायता करने बी और सी दोनों आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे कि तीनों मिलकर 7 काम करते हैं एक दिन में, तो एक काम करेंगे, है ना, एक 7 काम करते हैं एक दिन में, तो एक दिन में करेंगे 1 काम करेंगे 1/7 दिन में। तो 2 काम करना है तो क्या हो जाएगा 2/7। तो कितना हो गया, आपने 6 दिन यहाँ काम किया, 2 दिन यहाँ काम किया, और 2/7 दिन यहाँ पे हो गया 2/7। तो 8 सही 2/7 दिन हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इतना करने की यहाँ पे होते ही आप यहीं पे पता चल गया था क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिन में कर सकते हैं। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर उसी कार्य का 5/6 कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ध्यान समझिए कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 18 और 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी जो है ना, एक निश्चित कार्य को 18 और 30 दिन में कर सकते हैं। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। पहले टोटल काम तो पता कर लो। तो आप कहेंगे कि 18 पंचे 90, ठीक है। तो 18 पंचे 90, 30 3 90, ठीक है। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है।
तो ए और सी मिलकर उसी कार का 5/6 भाग कितने दिन में, कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको सी की क्षमता नहीं पता है, तो पहले सी की क्षमता निकाल लो। तो पहले ये देखो कि 5 3 8 काम करते हैं और 5 दिन करेंगे, तो 8 गुणे 5, इसका मतलब है कि 40 काम कर देंगे। तो 40 जब माइनस करेंगे यहाँ से तो बेटा कितना बच जाएगा, 50। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही शेष काम होगा। इसी शेष काम को करने के लिए सी 15 दिन में करेगा। कितने दिन में, 15 दिन में। तो 5 धाम 50, 5 नहीं 15, ये क्या हो गया, इतना दिन में करेगा तो ये हो जाएगी काम प्रतिदिन। कौन करेगा, सी। 10/3 काम प्रतिदिन। ठीक है ना, 10/3 काम प्रतिदिन करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। अब आपसे यही पूछा है कि ए और सी मिलकर उस काम का, तो ए की क्षमता कितनी है, 5 है, सी की क्षमता 10/3 है। तो उस काम का टोटल काम कितना है, 90 है। तो 90 का जो 5/6 भाग है, 5/6 भाग, ये दोनों मिलकर 5 + 10/3 है ना, 5 + 10/3 क्षमता के साथ अगर करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो 3 × 15 और 10 25, इसको मैं यहीं पे इरेज कर दूं तो मैं कहूँगा, चलो अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 90 × 5 तो है ही, ठीक है ना, ये 6 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, 15 10 25/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा बेटा। कहाँ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि 3 दूना 6, ठीक, 25 दूना 50, और 50 में 5 और 0 कट जाएगा तो बचा कितना, 9। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। पहले ए और बी द्वारा आपने देखा कि 5 दिन काम कर लिया, 40 काम होने के बाद शेष काम कितना बचा, 50। उसी शेष काम को 15 दिन में करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कुल काम को दिन से डिवाइड करेंगे, क्षमता आ जाएगी। इसकी क्षमता 10/3 है, इनकी क्षमता 5 है, तो जोड़ेंगे तो 25/3 आ जाएगा। और तो 90 का 5/6 25/3 क्षमता से करेंगे तो कितने दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे सवाल पे आते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे सवाल में पूछा है। वो कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, मतलब कहने का है कि किसी राशि पर, राशि मान लीजिए आपने पी है और उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, उस राशि का 1/4 है। ध्यान समझना, राशि का 1/4 है और प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। मतलब कहने का है कि अगर प्रिंसिपल पी है और टाइम क्या है, टाइम को अगर टी माना गया, टाइम को मैंने क्या माना, टी माना। मेरी बात समझना, क्या कह रहा है सवाल में, कुछ नहीं है सवाल में, टाइम को टी है तो जो रेट होगा क्या होगा, कह रहा है कि प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना। अगर वर्ष टी है तो कितना हो जाएगा, 4t आ जाएगा। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, क्या 2% की वृद्धि होती है, तो 5,000 पर, तो पहले ब्याज की दर तो निकाल लो। तो आप ये कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, P/4 मिल गया। कितने पे, प्रिंसिपल पे। रेट कितना है, आप कहेंगे सर 4t है। टाइम क्या है, t है, अपान 100 करेंगे। बताओ करेंगे नहीं, p से p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो t और सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये 4 वहाँ चला जाएगा, तो मतलब t² जो होगा वो कितना आ जाएगा, 100/16 आ जाएगा। 100/16, तो मतलब t की वैल्यू अगर हम लिखना चाहेंगे तो 10/4 कह सकते हैं। क्या कहेंगे, 10/4। अगर ये 10/4 है, टाइम 10/4 जो भी है, तो ये जो हो जाएगा वो 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10%। आपको यहाँ से सिंपली रेट मिल गया ना। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि, 10 था तो 2 बढ़ाया तो 12 हो गया, तो 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितनी है। ठीक है ना, तो 5,000 पर, मेरी बात ध्यान सुनिए, और आपने 10 से 2% बढ़ाया, कितना हो गया, 12% हो गया। 12 × 36% की आपसे वैल्यू पूछा है। तो मैं कहूंगा कि आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल बनेगा। वही है क्या, 36 पंजे 180 होता है। वैसे भी देख लो, 36 पंजे क्या होता है, 180 होता है। तो 1800 आपका आंसर आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। मतलब इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी उसने कहा मैं उसे लिखते चला गया और डायरेक्टली वहां से रेट मैंने निकाल लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 8,192 की राशि पर 1 से 1/4 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। यदि ब्याज 5 माह में चक्रवृद्धि संयोजित होता है तो।
अच्छा सवाल है। देखो ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल है। टाइम क्या है, 1/1/4 है। 1/1/4 का मतलब क्या होगा कि 12×3 = 15 वर्ष, 15 महीने। मतलब कि 1/1/4 वर्ष का मतलब क्या हो गया बेटा, 15 मंथ हो गया। आप कहेंगे यस सर, हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 15% वार्षिक दर से, है ना। यदि ब्याज 5 माह में चक्रवृद्धि होती है, 5 माह में चक्रवृद्धि होती है, तो इसका मतलब है कि हर 5 महीने पे आप ब्याज दे रहे हैं। तो 5 मंथ, 5 मंथ और 5 मंथ, मतलब कहने का ये है कि 15% वार्षिक है। मतलब आप ये कहेंगे कि 12 मंथ का 15% है, तो 5 महीने का कितना होगा, तो आप कहेंगे 15/12 गुणे कितना आ जाएगा, 5। ठीक है ना। तो 3×5 = कितना हो जाएगा, 3×4 = 3×5 = 15, 25/4, तो 6×4 = 24, 6.25% आ जाएगा। और 6.25% का मतलब होता है 1/16। ध्यान रखना मेरी बात को, 1/16 होता है, मतलब 16 है तो 17 वो दे रहा है। आप ऐसे लिख दो 6.25%, 6.25% और 6.25%। आप 3 साल का देंगे, तो आप चूंकि जो जो भी रेट दे रखा है वो डेसिमल में दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में नहीं करेंगे उसको, ना तो हम सक्सिव लगाएंगे। तो हम करेंगे क्या, हम ये जानते हैं कि 3 साल का जो सक्सिव होता है बेटा वो कितना होता है, तो मैं कहता हूं कि 3A + 3B + C होता है। ठीक है ना। 3A का मतलब क्या हुआ, तो हम यहीं पे अलग से अगर निकालना चाहें A की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो, A जब निकालेंगे तो हम कहेंगे कि 8192 का 1/16 जो होगा वही A कहलाएगा। तो 16×5 = 80, 16 × 16 3, 16 × 9 32, कितना हो गया, 512 आ गया। अगर यहीं पे मैं B निकालूंगा तो 512 का 1/16 निकालूंगा बेटा। ठीक है ना। तो 16×3 = 48 और 16 हाँ 16×3 = 48 और 16×2 = 48 ही निकालो, 16×2 = 32, 32 आ जाएगा। और C जब निकालूंगा तो 32 कम है तो 16% निकालूंगा तो कितना, 16×2 = 32, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना। आप वैल्यू ABC की मैंने निकाल दिया है, पुट कर दो। ठीक है। तो आप कहेंगे कि 512 × 3, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा बेटा, 512 प्लस 3 गुणे क्या है, 32 है, प्लस आप क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। तो 512 मतलब 1536 हो जाएगा। कितना, 1536, और 32×3 = 96, 2 कितना हो जाएगा, 98। तो मैं कहूँगा आंसर वही होगा जो 1500 से बड़ा होगा और उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 आएगा। 1500 से बड़ा सारे हैं लेकिन यूनिट डिजिट 4 वाला एक ही आंसर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और वैसे भी 2 जोड़ दो तो 100 हो जाएगा, 1634 आ जाएगा, दिख भी रहा है 1634। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे बेटा, तो क्या कह रहा है कि 48 किलोमीटर/आवर की गति से चल रही एक ट्रेन उसी दिशा में 12 किलोमीटर/आवर की गति से जा रही एक युवक को 18 सेकंड में पार करती है। मतलब कि 2 ट्रेनें हैं, वो एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं। क्या है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। मतलब कहने का है, मतलब कि ट्रेन और एक पुरुष है, तो इसकी चाल कितना है, 48 किलोमीटर/आवर है और इसकी 12 किलोमीटर/आवर है। ठीक है ना। तो दोनों के रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी, मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो सापेक्ष चाल होगी, वो 36 किलोमीटर/आवर आ जाएगी, 36 किलोमीटर/आवर आ जाएगी। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल, किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है, सिर्फ अपनी लंबाई को, इसका मतलब है कि ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकल आ जाएगी। तो मैं इनकी जो रेडियो स्पीड निकल के आई है वो कितनी है, 36 है। तो 36 को हम 5/18 से करेंगे तो मीटर/सेकंड में आ गई। और टाइम तो हमें दे रखा है 18 सेकंड दिया, 18 से 18 कट जाएगा तो क्या कहूँगा कि 180। मतलब जो ट्रेन की लंबाई है ना, जो ट्रेन की लंबाई है बेटा वो 180 आ गई। आप कहेंगे यस सर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, वो कह रहा है कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसके विपरीत दिशा में एक महिला आ रही है, 12 सेकंड में पार करती है। इसका तो महिला की चाल मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि महिला को ट्रेन क्रॉस करेगी तब भी अपनी लंबाई क्रॉस करेगी, तो 180 मीटर ही क्रॉस करेगी। वो किस चाल से, तो 48। अब मान लिया कि महिला की चाल x है और 12 सेकंड में क्रॉस कर रही, ये भी मीटर है, यह भी मीटर में दे रखा है। मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। और क्या करेंगे इधर और क्या करेंगे, इसको हम 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है ना। क्लियर है बात। हाँ। तो 12×5 = 60 और 6×3 = 18 और 18 कितना आ जाएगा,
54 आ जाएगा। 54 माइनस 48 करेंगे तो x जो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, क्योंकि x क्या माना था किलोमीटर पर आवर में, तो मैं क्या कहूँगा कि ये आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। यही हमारी महिला की चाल थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? पर इतना आपको पेपर में नहीं करना होगा, इसका लॉजिक आपको समझना जरूरी है। कह रहा है कि एक विद्यालय में कुछ लड़कियों की ऊंचाई मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को तालिका में दर्शाया गया है। ठीक है, कितनी लड़कियों की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर या उससे अधिक लेकिन 150 सेंटीमीटर से कम है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए कि लड़कियों की ऊंचाई 135 या उससे अधिक, 150 से कम। तो 135, तो देखो 135 ये वाला यहाँ कंसीडर, 135 से यहाँ शुरू होगा, 135 से कहाँ तक जाएगा 100, तो ये 150 जो है ना, ये वाला कंसीडर 150 यहाँ किया जाए, 100 नहीं किया जाए, 150 से कम इधर रहेगा। तो 135 से 150 यही बनेगा, है ना। तो 9 5 14 के 4 हासिल 1, 2 2 4 1 5 1 6। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 5 विषयों में 6 छात्रों ए बी सी डी ई और एफ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। ठीक है ना, छात्रों सी डी और एफ द्वारा विज्ञान में प्राप्त कुल अंक बी द्वारा विज्ञान हिंदी और सामाजिक अध्ययन में प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो टेबल दी गई है ये विषय है और ये छात्र हैं, ए बी सी डी ई एफ छात्र हैं। तो 50 50 50 80 75 और 100 इतने का पूर्णांक था। 5 विषयों में 6 छात्रों के अंक का प्रतिशत है। तो ये क्या है, ये अंकों का प्रतिशत दे रखा है। ठीक है ना, द्वारा अंकों का प्रतिशत है, मतलब कहने का 50 का 70% और फिर यहाँ पे 50 में 90%, 50 में 92% ऐसा लिखा है। ये जो दे रखा है ये पूर्णांक है, 50 50 80 75 और 100, और ये क्या है, ये पूर्णांक, ये परसेंट में दे रखा है। आपसे कह रहा है कि सी डी और एफ द्वारा विज्ञान में प्राप्त कुल अंक। तो देखो सी डी ई द्वारा विज्ञान में प्राप्त कुल अंक, विज्ञान में, तो यहाँ पे कहेंगे सी डी ई द्वारा, तो मैं यहीं पे क्या लिखूंगा कि 80 में कितना परसेंट पाया है, तो आप कहेंगे 85%, है ना। तो 85%, ठीक, ऐसे लिखते जाता हूँ, बटे 100 कर दूंगा, डायरेक्ट ऊपर जोड़ देता हूँ। ठीक है ना, 75 55 और 85 75 और कितना है 55 बटे का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, परसेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 और 5 17 85, 5 15 75 और 5 11 55। मेरे लिए आसान ये हो जाएगा कि 4 गुणे 7 5 12, 1 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 4। ठीक है ना, तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 चौक 16 17, 172 हो गया। कितने अंक प्राप्त किए 172। इस द्वारा विज्ञान हिंदी और सामाजिक अध्ययन में, हाँ फिर कह रहा है इस छात्रों सी डी और एफ द्वारा विज्ञान में प्राप्त कुल अंक बी द्वारा विज्ञान हिंदी और सामाजिक अध्ययन में प्राप्त कुल अंकों से कितने % अधिक है। तीन की बात करें बेटा, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 5 विषयों में 6 छात्रों ए बी सी डी ई और एफ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। छात्रों सी डी और एफ द्वारा विज्ञान में प्राप्त कुल अंक बी द्वारा विज्ञान हिंदी और सामाजिक अध्ययन में प्राप्त कुल अंकों से कितने % अधिक है। मतलब कहने का है कि बी द्वारा इन विषयों में जो अंक मिलेंगे उससे CDF में विज्ञान में प्राप्त अंक कितने अधिक है वो हमें परसेंट में बताना है। तो आप मेरी बात छात्रों CD और F, C है, D है और क्या है F है, और किस सब्जेक्ट में, विज्ञान में। तो 85 फिर 75 और क्या है 65। तो 80 में इतने %, तो आप निकाल लीजिए। 80 का आप ये कहेंगे 85%, तो 85 आप ऐसे लिखिए 85 75 और 65, 85 65 और कितना है बेटा 75% निकाला, तो सब में कॉमन लिया, 100 ले लिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5 से कटेगा सब, तो 5 17 85, 5 13 65 और 5 15 75। तो 5 3 8 7 15 के 5, मतलब 4 गुणे 15 के 5 हासिल 1 और 3 1 क्या होगा 4। तो 4 पंचे 20 के 0, 4 चौ 16, तो कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब है छात्रों सी डी और एफ में विज्ञान में प्राप्त कुल अंक कितना है 180 है। आगे क्या कह रहा है बी द्वारा, बी कौन है ये, बी द्वारा
विज्ञान हिंदी और समाज विज्ञान, विज्ञान हिंदी और सामाजिक अध्ययन में प्राप्त कुल अंकों से कितने % अधिक है। तो आप देखो बी द्वारा, इसमें पिन चेंज कर लेता हूं, तो बी द्वारा विज्ञान में, तो आप मुझे बताइए 80 का 75% कितना बनेगा। तो 80 का जो 75% होगा, ध्यान समझना, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 20 80, 20 3 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 75 में 68%, 75 का 68% कहाँ निकालूं मैं? चलो यहाँ निकाल देता हूँ। 75 का 68%, तो 4 17 68 और 4 25 100 है ना, 25 3 17 3 क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ठीक है ना। और सामाजिक अध्ययन में 100 में 49 मतलब 49 ही होगा। तो आप जोड़ लीजिए, तो 9 1 10 के शून्य हासिल 1 और 6 4 10 5 15 1 16 160। 160 से 180 कितना अधिक है, ये तो पूछा है। तो 160 से 180 20 अधिक है, तो परसेंट में निकालेंगे तो 2 8 16, 12.5% आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12.5% आ जाएगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और पूरी क्लास को अगर आपने देखा होगा तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे सवालों को हमने कैसे तरीके से बनाया है। ठीक है, आप कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। आपको 40 के 40 सही क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।